देखिए, हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है। हिस्ट्री क्लास में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में एक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका नाम था ऋग्वैदिक काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा वैदिक काल का समय कब से कब तक चालू होता है, बोलो। ठीक है, वैदिक काल का जो समय चालू होगा वो समय चलेगा आपका एक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो बताओ ईसा मसीह का जन्म हो चुका था कि नहीं? नहीं हुआ था। अब ये वैदिक काल पुनः दो भाग में बट गया था। एक भाग का नाम था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरे भाग का नाम था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये कि उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो काल चालू होता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय चालू होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक, देखो ऋग्वैदिक काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं वेद की टोटल संख्या कितनी होती है? चार। चार में क्या क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उस समय को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसकी जानकारी, इस समय की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं, इतिहास के किसी भी चीज का हम लोग साक्ष्य जो मिलता है दो तरीका से प्रमाण ले सकते हैं। एक हम लोग साहित्यिक तरीका से, एक पुरातात्विक तरीका से। तो ये जो हमें जानकारी मिली थी साहित्य मतलब बुक, किताबों से मिल रही है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें जो जानकारी मिली ऋग्वेद से मिली, इसलिए उस पूरे काल का नामकरण कर दिया ऋग्वैदिक काल, जिसकी हम लोग क्लास कर चुके हैं। जिसका किसी कारणवश छूट गया है तो हमारे अगले बैच जो चलते हैं वहां पढ़ सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब पर पूरा क्लास अभी अवेलेबल है, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे उत्तर वैदिक काल में। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो जैसा कि ऋग्वेद काल में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, तो अन्य तीन वेद से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अन्य तीन वेद कौन कौन सा बचा? बोलो बोलो। सामवेद, अथर्व, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, ये तीन वेद मिला। इस तीन वेद से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि आर्य जो लोग थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किए थे देश में। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग का समय जो चालू होता है तो वही लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है कब से कब तक है, बोलो। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी में हम लोग आर्यों के साम्राज्य के विस्तार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वही बोला गया है पहला लाइन में जो आपको बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। किस काल के बाद हुई? ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। तो बाकी जो अन्य तीन वेद है उसकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उसी तीन वेदों से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अगला देखो, उत्तर वैदिक काल में जो तेरा वेद की जो रचना हुई थी वो क्या क्या था आपका, बोलो। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद के अलावा भी कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें ग्रंथ का नाम था ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद आर्यनरकों और उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है उपनिषद का कि सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मुकुंद उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताएंगे आपको। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट था कि ऋग्वैदिक संहिता जो होता है सबसे प्राचीन संहिता है।
संहिता इसलिए कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मंत्रों और सूक्तों का मंडलों का संग्रह है, इसीलिए इसे संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद जो होता है सबसे क्या होता है, प्राचीन वेद है। क्या है, प्राचीन वेद। इसलिए बार बार बोल रहे कि एग्जामिनर क्वेश्चन ही पूछाता है आपसे, ठीक है, वेदों में सबसे पुराने वेद या प्राचीन वेद का नाम बताइए, तो वो कौन सा वेद होगा, ऋग्वेद होगा। ठीक है, उसके अलावे इससे क्या हुआ, गानों के लिए ऋग्वेद सूक्तों को चुन करके धुन में बांधा गया। जैसे हम लोग क्या होता है, कोई भी गाना बनाते हैं तो पहले उसको गुनगुनाते हैं, फिर उसको प्लेबैक म्यूजिक क्या होता है, उसको गाना का अंदाज देता है, तभी तो सब डीजे पर डांस करता है। और ऐसी गा देगा तो कोई डांस करेगा, नहीं करेगा, तो उसको धुन बनाता है वो। तो ऋग्वेद में जो थे गाने थे उसको अलग करके उसको धुन बनाया, और उस धुन को जब अलग बनाया तो उसको क्या कर दिया, पद। पद मतलब समझते हैं, कविताओं के रूप में होता है। कहानी के रूप में कोई गाना कोई गाता है नहीं, कविता के रूप में गाता है, तभी उसका सुर बनता है। तो ऋग्वेद में जितने भी सूक्त थे उसमें गानों को, धुन को चुन करके उसको कविताओं या पद के रूप में बनाया गया, और उसको कौन सा वेद में जगह दे दिया, सामवेद। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गाने और धुन की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, तो किस वेद से मिलती है, सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो बोलिएगा सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक जो है कौन सा वेद, सामवेद। समझ में आई बात यहां पर। तो आओ, तो उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः किन वेदों, कितने वेदों की रचना हुई थी, तीन। गिनाओ कौन कौन सा वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिस वेद से हमें गाने और धुन की जानकारी मिलती है उस वेद का नाम क्या है, सामवेद। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आता है। अगला जो आता है आपका, बोला गया उत्तर वैदिक काल में, देखो शाम संहिता। संहिता मतलब होता है जिसमें धुन का संग्रह किया गया है, कलेक्शन किया गया है वेद में, उसी को बोला जाता है साम वेद संहिता। के अतिरिक्त दो संकलन जिसको कहते हैं यजुर संहिता और अथर्व संहिता, जिसको बोलते हैं हम लोग अथर्ववेद और यजुर्वेद, भी तैयार किया गया। तो सामवेद के अलावा और भी दो वेद बना, उस दो वेद का नाम क्या था बोलो तो, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो इसमें क्या हुआ, यजुर्वेद में आपको विपत्तियों और व्यवधानों के निवारण, मतलब कोई विपत्ति आ जाए, जैसे हिंदू धर्म बोलता है उसको बहुत गरा लग गया, गरा कटवाना पड़ेगा, गड़ा कुछ, तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं लिखा रहता है, कटवाता। और हर काम कर रहे नहीं काम हो रहा, जहां जा रहे काम में बिगड़ जाता है, तो क्या बोलता है, पंडित लोग से दिखवा उखवा तब ठीक टाइम चलेगा, बोलते हैं ना। तो क्या निवारण करवाते हैं, ठीक। और क्या होता है, घर में पूजा पाठ अपने अपने धर्म में अपना अपना काम करवाते हैं, क्या उसका निवारण, माने आपके ऊपर जो संकट आया वो संकट कैसे टले, तो उसकी जो जानकारी मिलती है वो हमारे किस वेद में वर्णन किया गया है, अथर्ववेद में। और तंत्र मंत्र मानते हैं ना, जादू टोना, काला जादू, बोलते हैं काला जादू, वो हमको देख लिया ना तय से मेरा क्या बोलता है, दिन में खराब जा रहा है, वो नहीं देखता तो मेरा दिन नहीं खराब जाता, वो जब जाते घर से निकलते टोक देता है, कहाँ जा रहा है, बस मेरा जतरे खराब हो जाता है, ये ना भ्रमशील है। तो अंधविश्वास, अंधविश्वास भी ये सभ्यता में बहुत फैली थी, तभी तो तंत्र मंत्र बोलता है, अरे उसका दिमाग खराब हो गया, पहले बहुत अच्छा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, ऐसी मान्यताएं मिलती है ना गांव में, और शहर में कहीं नहीं होता, शहर में गांव में डिफरेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब जो विपत्ति हुआ और जादू टोना, तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि की जो जानकारी अगर किसी को लेना है तो हमारे वेद में वर्णन किया गया, किस वेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद एक अथर्ववेद में बताया गया है परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता। तो क्या बोलते हैं, यहां जितना पाप करोगे ना ऊपरे जाए के बाद वहां गर्म कढ़ाई में तौलेगा नहीं, क्या या भी यही पुण्य करे लग जाता है, नहीं किसी के दूसरे का मारना। तो सोचो तो जो अत्याचार करता होगा तो उन लोगों को डर नहीं लगता होगा, नहीं जो ज्यादा पुण्य करता है उसी को डर लगता है ना। आप मान लो बॉर्डर पर आतंकवादी को मारेगा तो क्या वो कहां जाएगा, पाताल लोक में जाएगा, वो तो देश का रक्षा कर रहा है, तो नहीं लड़ेगा, वो देश का रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो कहानी तो वही बोला गया है कि अथर्ववेद में परीक्षित को क्या माना गया है, बोलो क्या माना गया है, मृत्यु लोक का देवता माना गया। तो मृत्यु लोक का देवता किसे माना गया है,
परीक्षित को माना गया है। तो साम वेद के बाद अन्य दो वेद की जो रचना की गई, वेद का नाम बताओ। यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर विपत्तियों और तंत्र मंत्र की जानकारी किस वेद से मिलती है? अथर्ववेद से। किस वेद में परीक्षित को मृत्यु लेकर देवता माना गया है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो आएगा आपका अगला, देखिए क्या बोला गया था, वेदांग। देखो इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जामिनर में। कल की जो क्लास है नहीं एब्सेंट कीजिएगा, क्योंकि बताते हैं कि हर सैटरडे जितने हम क्लास लेते हैं उस पूरे क्लास के दौरान क्या क्या एग्जाम में आपके कॉम्पिटिशन्स में क्या क्या लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं वो सब करवाया जाता है। तो कल का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बोला गया है वेदांग सूत्र, ये क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं वेद 4 थे, तो उस वेद को बोला गया, वेद संहिता का विभाजन बोला गया 6 भागों में किया गया। कितने भाग में? 6 भाग में। तो उसमें क्या किया गया? जिसमें शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी के बारे में बताया गया है, किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? वेदांग। क्या नाम दिया गया है? वेदांग। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक संहिता को कितने भाग में बांटा गया, तो कितने भाग में बोलेंगे? 6। नाम गिनाओ, क्या क्या है? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, जिसको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ ही बताया गया, वेद की सहायक विद्याएं। मतलब वेद में जो विद्याएं लिखी गई, अगर उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो इसके बाद मान लो आपको ग्रामर नहीं आता है तो इंग्लिश अच्छा से लिख पाइएगा? नहीं लिख पाएंगे, हिंदी नहीं लिख पाएंगे, पढ़ना आपको वर्ड स्टॉक नहीं है तो आप क्या होगा? मीनिंग नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए वेद की जो बहुत सारे वर्ड थे जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया, तो उसकी जो सहज समझना है तो पहले वेदांग को समझना पड़ेगा, जिसमें इसीलिए बताया, जिसमें शिक्षा के बारे में उसका अध्ययन कैसे करना है, कल्प सूत्र के बारे में, व्याकरण के बारे में, निरुक्त के बारे में, छंद और ज्योतिषी के बारे में बताया गया है, जिससे आप वेद को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है वेदांग का अर्थ क्या बताया गया है? वेदों की सहायक विद्याएं। वेदों की सहायक विद्याएं। समझ में आई बात? चलिए इसके बाद अगला देखो, जैसा कि आपको बताए थे कि उत्तर वैदिक काल मुख्य रूप से आर्य समाज के विस्तार का कार्य था। माने भारत में जब आर्य आए थे तो सबसे पहले कहां पर रुके थे? पंजाब और हरियाणा में रुके थे। फिर वहां से आए कहां थे? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहां माना गया था? मध्य एशिया माना गया था। बहुत विद्वानों का अलग अलग मत था। आपका डॉक्टर सच्चिदानंद के अनुसार कहां माना गया था? अल्पस पर्वत, जो क्या यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। और दयानंद सरस्वती के अनुसार कहां माना गया था? तिब्बत माना गया था आपका। ठीक है, तो अलग अलग। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहां माना गया था? बोलो, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव माना गया था, जो आर्कटिक प्रदेश बोला जाता है वो जगह माना गया था। तो देखो इस काल में अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्य लोग जब भारत में आए तो फैलेंगे भी, जैसे आप लोग फैले। कहां थे? रहते थे गांव में, तो बोला अच्छा एजुकेशन लेना है, पढ़ाई करना है तो हजारीबाग आए। अब मान लीजिए मंगलम कोचिंग सेंटर में पढ़े, फिर जॉब हो जाएगा तो फिर अलग अलग जगह पर चले जाएंगे। तो देखो गांव से निकल करके अपने अलग अलग जगह पर फैले कि नहीं। और जैसे जो गांव में रह गए, खेती बाड़ी करते रह गए, वो स्थायी रह गए, डेवलप नहीं कर पाए। तो डेवलप अगर करना है तो गांव को छोड़ना या अपने घर को त्यागना पड़ेगा। जो आपको आश्रम में बताए थे कि आश्रम आर्य समाज ने 4 भाग में इसीलिए बांटा था कि 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जोड़ना है, 25 फिर 50 से 75 तक क्या करना है आपको, फिर उसके बाद 50 से 75 तक अलग यात्रा, फिर 75 से 100 तक सन्यासी बन जाना है। तो उसका पूरा जीवन चक्र को अपना बांट दिया था। तो उसी प्रकार अभी आपका जब एज पढ़ने का है तो पूरा दिमाग पढ़ाई पर लगाइए, पूरा जान जी झोंक दीजिए, एक जरा सा बेईमानी नहीं कीजिए अपने आप में, देखो जॉब ले लोगे जल्दी। तो आइए, तो वही था जब आर्य लोग हमारे भारत में आ गए तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और वो विस्तार माना जाता है लगभग 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक उन्होंने खूब अपने साम्राज्य को फैलाया। जैसा कि उत्तर वैदिक काल हम लोग जानते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व तक,
तो 500 ईसा पूर्व तक उन लोगों ने साम्राज्य को फैलाया और अंतिम जो 100 ईसा पूर्व था उनका ह्रास मतलब विस्तार में कमी होते चला गया। तो ये जो लिखा गया 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, ये उत्तरी गंगा के मैदान पर पूरा फैले। देखो जैसा कि ये मैप में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो दिखने का कोशिश कीजिएगा। ये पूरा भारत का मैप है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। जिस समय आर्य प्रारंभ में आए थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हुए मध्य एशिया से होते हुए भारत में फैले। फिर वहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो पूर्वी भारत में ज्यादा किया। और कहां किया? वो गंगा के आसपास क्षेत्रों में किया, जिसमें आपका आता है मथुरा, हस्तिनापुर, ठीक है, ये यूपी में पड़ता है। फिर उसके बाद बिहार में भी प्रवेश किए, मगध तक वो जाकर के फैले। तो ये सभी एरियाएं जो थी इन्होंने अपने साम्राज्य को पूरा फैलाया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, पशुचारण करते थे, ठीक है। और इसी आर्य के काल में जो हम लोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का बीच में जो पढ़ते हैं, तो इसके अवधि के दौरान ही लोहे का खोज हो चुका था। तो लोहा का जब खोज हो गया तो ये लोग का अस्त्र शस्त्र भी क्या बनने लगे? लोहे के बनने लगे। क्योंकि आर्य लोग का मानना था ये लोग जो होते थे पूरा 8 फीट का लंबा तगड़ा, अभी हम लोग 5-6 फीट होते थे, हाँ एकदम हिष्ट पुष्ट पूरा एकदम शक्तिशाली, एकदम जैसे पहलवान लोग का शरीर कैसे होता उस तरह का होता था ये लोग का। तो ये लोग क्या होता था साम्राज्य का, तो ये लोग शक्तिशाली भी होते थे। और ये लोग क्या होता था, हम लोग पढ़ चुके थे ऋग वैदिक काल में ये लोग प्रशासनिक स्ट्रक्चर भी बना चुका था कि कैसे शासन करना है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या फैलाओगे, जैसे क्या होता है आपके पास अगर हथियार शक्तिशाली रहेगा किसी के कम पर तो उसको क्या होगा, आपसे डरेगा डेफिनेटली। तो अब ये लोग डेफिनेटली क्या हुआ, ये लोग साम्राज्य को जो फैलाया तो ये उत्तरी गंगा के आसपास सबसे फैला गया। जैसा कि ये लोग जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र जो होता था नदी के आसपास की जमीन सबसे उपजाऊ मानी जाती थी, इसीलिए वहां पर ज्यादा आपका पहले कोई कृषि और पशुपालन था, उद्योग धंधा तो नहीं होता था। तो क्या बंजर जाके क्या होगा, रेगिस्तान को कैप्चर करेगा कोई? क्या करेगा उसे कैप्चर करे? कोई लाभ नहीं। वो ऐसी जमीन को कैप्चर करेगा जहां उपजाऊ हो, जहां से उसको कुछ आमदनी हो, ठीक है। अब मान लो जाकर के इधर पहाड़ को कैप्चर करेगा, कर लो क्या करेगा, लेकिन ऐसा वन को कैप्चर करेगा जहां कीमती जहां लकड़ियां मिलती है वो फायदा होगा। तो इसीलिए ये लोग मैदानी क्षेत्र को टारगेट बनाया, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो होता है उपजाऊ जमीन हुआ करता था, और उपजाऊ जमीन तो ये लोग को तो कृषि करने नहीं आता था। तो वहां के जब कैप्चर करेगा तो क्या वहां कर वसूली करेगा जो उसको आमदनी होगा। तो इसीलिए इन्होंने अपना टारगेट जो बनाया साम्राज्य का विस्तार का वो मैदानी क्षेत्र बनाया, और गंगा के आसपास के सारे क्षेत्रों को ये बनाया था, ठीक है। ये किया जब उत्तर वैदिक काल जब आपका स्टार्ट हुआ तब। तो वही बोला गया है इस काल के बारे में कि उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र में चित्रित दूषण मृद भांड मिले। पहला मृद भांड समझते हैं ना, मिट्टी का जो का डिजाइन बनाया होता है घड़ा, उस तरह का भांड मिले, जिसका प्रयोग बोला गया था बर्तन के रूप में किया जाता था। तो देखो उस समय तो लोह हुआ था, लेकिन आपको बताएं खाना बनाने के लिए जो बर्तन की आवश्यकता पड़ते थे वो मिट्टी का ही यूज करते थे ज्यादा लोग। इसके बाद लोहे के हथियारों का देखो प्रयोग किया जाता था। अभी आपको बताएं कि 1000 ईसा पूर्व आते आते आर्यों ने लोहे की खोज कर दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहे की खोज किसने किया था? तो आर्यों ने की थी। किस सभ्यता में की थी? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। मतलब वैदिक और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड बीच का होता है उसी समय अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने लोहे का खोज कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए अब ये लोग जो हथियार पहले क्या होता था तांबे का बनाता था, तांबे का ही ना था, कांस्य का युग था। तो अब सबसे क्या हुआ, लोहा ज्यादा मजबूत होता था, ये लोग हथियार ज्यादा मजबूत होते थे, और ये लोग लड़ाई का भी शौकीन हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने हथियार के लिए किस धातु का यूज करने लग गया था? लोहे का। समझ में आई बात? फिर इसके बाद बोला गया देखो पंजाब से, पहले बताए थे ना कि जब आर्य आए थे तो कहां पर रुके थे? हरियाणा और पंजाब में। अब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पंजाब से करना चालू किया और बोला गंगा यमुना द्वास के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए।
सबसे पहले इन्होंने जो फैला वो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना टारगेट बताया, जो मथुरा था, इंद्र प्रदेश, हस्तिनापुर, ये सभी जो हस्तिनापुर दिल्ली में पड़ता है, तो ये जो होता है मथुरा सब क्षेत्र को इन्होंने अपना टारगेट बनाया। कहां से? जब वो पंजाब से अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे तब। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से प्रारंभ किया, तो बोलो कहां से प्रारंभ किया? गंगा यमुना द्वास से प्रारंभ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए पूरा। ठीक, इसके बाद देखो यहीं पर लिखा गया था, ये भी फिगर दिखा दे रहे हैं आपको, देखो यही पूरा उसका कंप्लीट था जो आपका एरिया में लोग विस्तार किए थे। ये तो उसका पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता, पहाड़ छोड़ दिया था। तो देखो मगध, कौशाम्बी, कौशल राज्य, फिर उसके मत्स्य, सप्त सिंधु, ठीक, कुरुक्षेत्र जो दिल्ली में पड़ता है, वो गंगा यमुना का पूरा समतल क्षेत्र, हस्तिनापुर, ये सभी राज्य पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे इतना उसका पूरा उत्तर वैदिक काल में आर्य लोगों ने अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो इसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो तो इसके बाद का है, देखो बोला गया, अब देखो जब ये लोग लड़ाई करेगा तो ये लोग तो अपना साम्राज्य को फैलाएगा, तो कैसे किया? तो बताया गया है कि दो प्रमुख कबीले थे उस समय आर्य काल में, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था क्या? पुरु। आर्य लोग कबीले के रूप में लड़ाई करते थे। तो दो कबीला था, पहला कबीले का नाम क्या था? भरत, और दूसरे कबीले का नाम पुरु था। ये एक होकर कुरु नाम बनाया। क्या नाम बनाया? कुरु बनाया। नाम से विदित हुए जो कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआस के ऊपरी भाग के अधिकार कर लिया। तो आप समझते हैं ना, दिल्ली का कुरुक्षेत्र जहां पर लड़ाई हुआ था, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में ही हुई थी, कौरवों और पांडवों के बीच में। तो वही जो दिल्ली का अभी भी है कुरुक्षेत्र, वो जगह जहां पर लड़ाई हुआ था अभी भी है वो जगह, हरियाणा का आसपास पड़ता है। तो बोला गया है, तो जब इन्होंने जब एक कबीला बन गया, कौन कौन सा? कुरु कबीला किस किस से बना हुआ था मिलकर के? भारत और पुरु। तो भारत और पुरु बनाकर इन्होंने एक कबीला बनाया, नाम दिया उसको, क्या नाम दिया? कुरु। और कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआस के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र का नाम से। मतलब पूरा क्षेत्र जो चला वो कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद आप लोग पढ़े जानते ही हैं कि कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर तथा द्वास के ऊपरी भाग और मध्य भाग तक फैल गया। तब इन्हें हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाई। हस्तिनापुर समझते हैं ना? कुरुओं ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? हस्तिनापुर। पांचाल किसको कहा जाता था? पांडव, 5 पांडव। और कौरव किसको कहा जाता था? 100 भाई का सम, माने वो दुर्योधन का पार्टी। तो दुर्योधन का पिता का नाम धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र है ना। और पांडु 2 भाई, वही 2 भाई का बीच में लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, कुरुओं ने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? अरे बोलो, हस्तिनापुर। महाभारत नहीं देखे थे? हस्तिनापुर। तो उसी के लिए तो पूरा महाभारत का लड़ाई हुआ। तो कौरवों ने जब अपना साम्राज्य बनाएगा तो राजधानी भी बनाएगा। तो कौरवों ने अपनी साम्राज्य, अपनी राजधानी कहां डिसाइड किया? तो हस्तिनापुर कहां पड़ता है? दिल्ली का क्षेत्र में पड़ता है। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल का देखो लिखा हुआ है, अंत होते होते जो 600 ईसा पूर्व के आसपास तक वैदिक काल के लोग कहां पहुंच गए थे? द्वास के पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और बिहार के विदेह राज्य तक चले गए थे। बिहार का जो विदेह राज्य है, देखो मगध, ये देखो विदेह राज्य दिखा रहे हैं। ये बिहार का विदेह राज्य तक चले गए थे। कौशल बिहार में पड़ रहा था। देखो इन्होंने अपनी साम्राज्य देखो हस्तिनापुर में बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी। ठीक है, तो लास्ट में आते आते वो बिहार के विदेह राज्य का और उत्तर प्रदेश के कौशल राज्य तक वो फैल गए थे। देखो ये आखिरी सीमा है लोग का, ये आपका कौशल पड़ता है,
और ये आपका विदेह पड़ता है। मतलब अंत तक ये लोग द्वार से जो लड़ाई चालू किया, गंगा के क्षेत्र से आते आते ये पूरा का पूरा साम्राज्य था, पूरा का पूरा गंगा का क्षेत्र तक फैल गए थे ये। तो अगर 600 ईसा पूर्व तक अगर आपको बोला जाए आर्य लोग कहां तक फैल गए थे आपका, बोलो। उत्तर प्रदेश में कहां तक फैले थे वो आपका, कौशल राज्य तक फैले थे उत्तर प्रदेश में। और बिहार में कहां तक फैले थे आपका, विदेह तक। क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो कितना से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो अंतिम जो साल था ईस्वी चल रहा था 600 ईसा पूर्व का, उस समय उन्होंने अपना अंतिम फैलाव जो किया था उत्तर प्रदेश के कहां तक, कौशल राज्य, और उत्तरी बिहार का कहां तक, विदेह तक वो लोग फैल गए थे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है। और कुरुओं ने इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर डिसाइड किया था, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी, दिल्ली में। कुरुक्षेत्र दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। हाँ बोलो। कबीला, इसका कबीला दो प्रमुख कबीला, एक भारत और पुरु। कबीला मतलब क्या होता है, मतलब छोटी छोटी टुकड़ियां। जैसे मान लो जहां पर 100 150 लोग एक झुंड में रहेंगे, वो कबीला होता है। वो लोग एक स्थान पर नहीं रहेंगे, यहां रहे 4-5 महीना तक, फिर उठ करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, फिर वहां पर रहेंगे। लेकिन वो लोग जाएंगे 10-12, मैंने 100-200 लोग झुंड का झुंड जाएंगे वो लोग। समझ आई बात। वो लोग परिवार का उस तरह, मतलब वो लोग अस्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते थे, मैंने फैलाते जाते थे, अपना विस्तार करते जाते थे। देखो, इसके बाद जब इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया तो इसके अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। तो देखो इसका अर्थव्यवस्था कैसे चलता था, जैसा कि आपको बताए थे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, पशु चराना उनका मुख्य व्यवसाय था। और प्रिय पशु का नाम क्या था, घोड़ा। और प्रिय देवता इंद्र, नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये लोग लड़ाई किसके लिए करते थे, गायों के लिए। और गाय को क्या कहते थे लोग, अघन्या। क्या कहते थे, और क्या कि उसको ना हत्या करने वाले जीव माना जाता था। अगर कोई गाय की हत्या वैदिक काल में कर देती थी तो उसे देश से निकाल दिया जाता था या उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। तो वो लोग लड़ाई करता था गायों के लिए। जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना अमीर। आज के जमाने में जिसका पास जितना बैंक बैलेंस वो इतना अमीर। उस जमाने में जिसके पास जितना गाय वही अमीर। आज के भी डेट में है। आज गांव में जाइएगा, जिसके पास ज्यादा जानवर डेफिनेटली अमीर है, वही इसका फिक्स डिपॉजिट है। बोलेगा इतना पैसा, बोलेगा बैंक में हम 1 लाख, बोला हम एक गाय बेच देंगे तो 1 लाख के बराबर है। उसका बाद 40 लोग गाय बराबर कर जाएगा। वो आता 4 व्हीलर से ही चलेगा, मोटरसाइकिल से दूध देने के लिए गाय वाला। समझ में आया। तो बोलता है दूध, तो बोलता है कहा देंगे, तो बोले लाओ ना हम अभी खाई लेंगे, होगा घर वागे। उसका 100 गाय होगा तो इसी करोड़पति है। तो ये मोटरसाइकिल से चलता दूध देने के लिए, तो ना समझिए कि वो गरीब है, समझे। उसके घर में कितना लाखों का संपत्ति पड़ा हुआ है। तो देखो आर्य लोग का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ठीक है। तो अब देखो ये लोग क्या हुआ, अपने साम्राज्य को जीते। ऐ नींद आ रहा किसी को, नींद आने चाहिए, यहाँ आराम से कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जब आप उन्होंने उत्तर गंगा का जो पूर्व क्षेत्र को जब जीता तो जीता कि उपजाऊ जमीन था। तो जब वो जीतेगा तो ऐसे छोड़िएगा। मान लीजिए आपका बाबूजी 20 कट्ठा जमीन दे दिया उपजाऊ जमीन, तो छोड़िएगा। पक्का है कि छुट्टी मार के बोले मैं सर 10 दिन का छुट्टी, पूरा धान रोप करके आएंगे तब आएंगे हजारीबाग हम पढ़े ले। जनरली क्योंकि उपजाऊ होगा तो उससे पैसा लोगा तभी तो पढ़ पाइएगा। तो जब ये लोग छेद माने कैप्चर कर लिया जमीन को, तब वो लोग को तो छोड़ेगा नहीं। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने वहां की खेती भी करना चालू कर दिया। और जो लोग खेती नहीं करते थे तो जमीन को लीज पर देते थे, उससे क्या होता कर के रूप में पैसा वसूलते थे। वही लोग का अब जरिया बन गया था आमदनी का। पशुपालन तो था ही, अब लोग कृषि का भी आमदनी का जरिया बना दिए। तो आर्य लोग का सबसे पहले मुख्य व्यवसाय बोलेंगे तो पशुपालन या पशुचारण बोलेंगे, बाद में आएगी कृषि, ठीक है। तो वही बोला गया है कि प्राचीन वैदिक युग काल में आपका जो था पशु, आर्य लोग का जो मुख्य व्यवसाय था क्या, पशुपालन था। उसके बाद पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय के अलावा अब जब पशु पालेंगे तो क्या दूध मांस चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय भैंस बैल बकरी आदि का भी होगा। जनरली गाय के अलावा और भी जानवर होंगे। आप घर में गाय होगा तो गाय के अलावा बकरी भी रख लेते हैं और कुछ जानवर को रख लेते हैं कि और उपयोगी होगा, ठीक है।
गाय की जगह भैंस भी तो रखते हैं कि गाय ही रखते हैं? जो गाय रखता है डेफिनेटली भैंस भी रखता है, भैंस रखता है, बकरी भी रखता है, कम ही रखता होगा, रखता ही है। कि जब वही मेहनत हुआ, जब वो नहीं अगर डिमांड बन गया भैंस का दूध पियेंगे तो लो भैंस का दूध, समझ बात। तो याद रखिएगा, यहां पर दूध नाप के मिलता है ना, कहीं पर दूध केजी से तौला भी जाता है। पटना में जाइएगा तो वहां पर दूध जो होता है वजन करके मिलता है, बटखारा में तौल के देगा दूध। हाँ, इधर 1 केजी का बटखारा रहेगा, इधर दूध रहेगा, बर्तन भी रहेगा, तौल के देगा दूध। चलिए आइए, तो यहां जो आपका समझ में आ गया, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन। पशुपालन के अलावा फिर क्या करने लग गए वे? कृषि भी करने लग गए। अब आइए, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक लोहे के साक्ष्य, याद रखिएगा, वो लोग लोहे का भी खोज किया था। तो लोहे को लोग किस नाम से पुकारते थे? सायमस। और इसका तांबे को लोहितायस। तो जब उन्होंने लोहे का जब खोज किया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे आर्य लोग लोहे का खोज किया? तो कहीं तो कुछ पता चला होगा। तो 1000 ईसा पूर्व में जो लोहे का जो साक्ष्य मिला है, वो कहां मिला था? कर्नाटक के धरवाड़ जिला। धरवाड़ जिला, कौन सा जिला? धरवाड़ जिला। तो आपसे याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? कर्नाटक के कौन सा जगह? धरवाड़ जिला। याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व में आर्यों ने लोहे का खोज कर दिया था। और अभी का जो हम लोग का समय चल रहा, लोह युग का ही समय चल रहा, ठीक है, खोज मिलता है। दूसरी बात, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार के अत्यधिक मात्रा में खुदाई से भी मिला है। इससे पहले की सभ्यता में हम लोग क्या पढ़ते थे कि मालिक के साथ कुत्ता को दफना दिया जाता था बुर्जों में। अब इन लोग का क्या था? प्रिय क्या था? हथियार होता था। बोले तो ये लोग लड़ाई का शौकीन होता था, तो ये लोग मरता था तो लोग का जो हथियार रहता था साथ ही साथ दफना दो। जैसे अभी मान्यता है ना हिंदू धर्म में कि कोई आदमी मर गया तो उसका जितना चीज है सबे जला दो, साथ ही साथ नहीं रखता है। तो ऐसे उन लोग की भी मान्यता रही होगी कि उस काल में जिसका हथियार होगा मत रहो, नहीं तो रात निकाल के फिर युद्ध करने लग जाए मरने के बाद। तो क्या होता था? उसका हथियार आपको क्या होता था? साथ में जल रख दिया जाता था। ऐसे बोल रहे हैं, देखो ये फीलिंग है, आप दिन में ज्यादा चीज जो सोचिएगा ना, सपना में बड़बड़ाइएगा वही चीज। ऐसा होता है, दिमाग टॉर्चर करता है तो वही चीज होता होगा। तो मान्यता होगा कि उसका हथियार लेके काहे चले भाई, बना दो साथ ही साथ। तो ये याद रखने के लिए लॉजिक बोल रहे हैं। तो आपका ऐसी था कि जिन लोगों की मृत्यु होती थी उन लोगों के हथियार भी साथ में दफन कर दिए जाते थे। और वो हथियार किसके मिले थे? लोहे का। किसका मिला था? तभी तो अही मिला, मिट्टी का मिलता तो मिलता, लोहे गाड़ दिए तो जंग लगा, मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ठीक, तो लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम कब मिले थे? 1000 ईसा पूर्व में। कहां से मिले थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में जगह का नाम क्या था? धरवाड़ जिला। रहेगी बात याद। उसके बाद अगला है कि इस काल के लोग अपना साम्राज्य, देखो कहां कहां से लोहे का प्रयोग मिलता है। इस काल में पूर्वी पंजाब, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये लोग तो अपना स्टार्टिंग तो पंजाब से एंट्री किया था। तो इन सभी क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग के अवशेष मिलते हैं। आगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या नाम से पुकारा जाता था? श्यामायस या कृष्ण आयस। उत्तर वैदिक और वैदिक काल में लोहे को किस नाम से पुकारते थे? श्यामायस। और यहां पर हम लोग आपका वैदिक काल में ना, अब उत्तर वैदिक काल में अब इसे दो नामकरण कर दिया गया, एक श्याम आयस के था ही और कृष्ण आयस। कृष्ण सावले होते हैं तो उसी का नामकरण कर दिया, क्योंकि पत्थर जो देखोगे और वो सावला कलर का ही होगा, मतलब कालापन और रेड कलर का होता है। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा। तो ये लोग हर चीज को देवी देवताओं से जोड़ देता था। अगली बात देखिए, आगे बोला गया उत्तर वैदिक काल में कृषि के अलावा लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। तो हमने अभी बताया पहले इनका कृषि का व्यवसाय नहीं था, तो लेकिन जब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो कृषि भी व्यवसाय बन गया इन लोग का। ठीक, उसके बाद बोला गया ये लोग खेती की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए देखो धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे, क्योंकि ये वैदिक काल था, हर चीज ये लोग धर्म से जुड़ा हुआ था। खेत उत करना, गांव में भी देखोगे कि खेती बाड़ी उठाने से देवी देवताओं का पहले पूजा कर लिया जाता है कि मेरा फसल अच्छा हो, इसी कारण से होता है ना गांव में, देखते हैं कि नहीं?
गांव की पूजा जो बोला जाता है, तो क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है कि अपने वो इष्ट देव को प्रसन्न करने की मेरा इस बार फसल बढ़िया हो। तो वो वैदिक काल में भी काम होता था। देखो वही लिखा गया कि लोग जब फसल उसल स्टार्ट करते थे तो धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करते थे। और इस पूजा पाठ में बोला गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल का उपयोग करते थे। हल जब चढ़ता था 6 जोड़ी 8 जोड़ी, समझते हैं ना। अभी हल जोतने के लिए कितना जोड़ा बैल, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा मतलब 2 बैल, तो बोलते हैं 2 जोड़ा। तो समझ रहे, 6 से 8 जोड़ा बैल को बांध देते थे और वो जुताई होता था, ऐसी मान्यता था वो लोग का। तो अभी भी देखेंगे तो गांव का पहले पूजा होने के बाद पहला जो आदमी रहता है वो पहले बीज डालता है, खेती स्टार्ट करता है, तब पूरा करता है। जब तक वो खेत का पूजा नहीं करेगा तब तक आपका खेती प्रारंभ नहीं होता है, बुआई प्रारंभ होता है। तो वही मान्यता सोचो उस काल में भी थी, उत्तर वैदिक काल में। तो देखो ये लोग का जो काल वैदिक काल के था, इसीलिए ये लोग हर चीज करते थे धार्मिक अनुष्ठान से और जोड़ करके, जो अभी भी कहीं कहीं होता है। इसके बाद वैदिक काल के लोग देखो जौ को भी उपजाते थे। इससे पहले जौ की खेती बहुत कम करने देखने के मिला था, आपको बताए थे ना। ठीक है, तो जौ की खेती इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और इसके अलावे इन लोग क्या क्या खेती करते थे, बोलो। चावल गेहूं जो था उनका मुख्य फसल था, लेकिन गेहूं जौ का भी उन लोग उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। जौ क्या होता है, मक्का, जौ होता है अच्छा छोटा छोटा, पागल हो गई है, मकई का पौधा का तरह होता है। वो जो रहता है ना, गेहूं में ही जौ की खेती होती है। जिस प्रकार गेहूं का होता है बीज, उसी तरह जौ का होता है। ठीक है, गेहूं में ही जौ का निकलता है दाना। हाँ, थोड़ा मोटा टाइप का होता है। तो जौ का खेती, उसी से मैदा बनता है। ठीक है, जितना फास्ट फूड खाते हैं सब जौ से ही बनता है। चलिए आगे देखिए, अब अगला पॉइंट जो है था समझ लीजिए। इस काल के लोग चावल से परिचित सबसे पहले कहां पर हुए थे, दोआस में। अब देखो दोआस जब ये लोग राज्य को जीता तभी ये लोग चावल से क्या हुआ, परिचित हुए, नहीं तो ये लोग परिचित नहीं थे। वैदिक ग्रंथों में इसे किस नाम से पुकारते हैं ये लोग, चावल को ब्रीही, याद रखिएगा। आर्य लोग चावल को किस नाम से पुकारते थे, बोलो। चावल को ब्रीही नाम से पुकारते थे, किस नाम से, ब्रीही। और चावल का सर्वप्रथम आर्य लोग कहां पर किए थे, दोआस में। कहां पर, दोआस में, मतलब अंतिम 1600 के आते आसपास में, सॉरी 600 ईसा पूर्व के आसपास आते ये लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए रिमाइंड कीजिए एक बार रिपीट में। ये लोग का उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन। फिर उसके बाद क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए। उसके बाद आपको धान क्या बोलते हैं, खेत की बुताई के लिए सबसे पहले लोग धार्मिक अनुष्ठान दान करते थे। इन लोग ने जौ से परिचित हो चुके थे। इनका मुख्य जौ के अलावा इन लोग क्या क्या उपज करते थे, चावल और गेहूं। चावल को इन लोग किस नाम से पुकारते थे, ब्रीही। चावल सबसे पहले इन्होंने कहां प्रयोग किया था, दोआस में। ठीक, उसके बाद जब ये लोग चावल उपजा लेगा, हाँ बोलो बोलो, जब ये लोग चावल, कोई दिक्कत है नहीं, तो देखो, तो बोला गया इसके बाद कि उत्तर वैदिक काल में आगे जब ये लोग चावल आ जाएगा तो खाना भी तो खाएगा। तो खाना खाने के लिए क्या बर्तन का यूज करेगा, तो बर्तन भी लोग अब डिजाइनदार यूज करने लग गया। देखो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड के लोग परिचित थे। ठीक है, मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन जो बनता है, कैसा, पहला क्या काला और लाल मृद भांड यूज करते थे। दूसरा उससे थोड़ा और अपग्रेड किए, काली रंग का पॉलिश किया हुआ बहुत चकाचक दिखने वाला। फिर चकाचक के बाद इसका क्या होगा, फिर डिजाइन करने वाला। फिर लास्ट में लाल मृद भांड। तो इससे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आर्य लोग किन किन रंगों से परिचित थे, तो आप बोल सकते हैं ना, काला और लाल रंग से परिचित थे, तभी तो ये लोग कलर का यूज करते थे। तो ये लोग कितने तरह के मृद भांड का प्रयोग करते थे, 4। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन। अभी देखते हैं मार्केट में, आप लोग भी जाते हैं तो कौन सा, ये बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है, यही बर्तन लेके आएंगे। ये कुकर का थोड़ा डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये कुकर घर में लाएंगे। कुकर तो सभी है, डिजाइनदार कुकर काहे कहते हैं,
घर में देखने में लगे ना कि खाना जहां हम लोग एक थरिया भात खाते हैं, आधे थरिया में काम चल जाएगा, यही ना लॉजिक है। क्योंकि देखने से भी मन भर जाता। अगर मान लो एक थाली भात दे दिया, तो अगर मान लो पूरा गंदा है, खाएगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रेश दिया, आधा थाली तो मार दीजिएगा, तो थोड़ा क्वालिटी अच्छा लगेगा तो खाएंगे। इसी कारण तो बर्तन तो सभी होता है। मिट्टी का बर्तन में आपको बोले थे खाना पकाए, कभी देखे हैं? नहीं है तो कभी छुट्टी का टाइम में विद्यार्थी लोग लॉज में इकट्ठा करके पकाइएगा, ठीक है। उसमें कभी खीर बना के देखिएगा, ठीक है, बहुत ही बेस्ट बनता है वो। चलिए आइए, उत्तर वैदिक काल में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो बोलिए उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के मृद भांड का प्रयोग? 4। गिनती गिनाओ। काला और लाल मृद भांड, काली पॉलिश मृद भांड, चित्रित मृद भांड। चित्रित मृद भांड समझते हैं? जो बर्तन रहेगा पूरा ड्राइंग बना के आप चाहिए हमको, डिजाइन वाला, अच्छा नहीं लग रहा प्लेन वाला। फिर लास्ट में लाल। तो आर्य लोग रंगों से परिचित थे, कौन कौन सा रंग? ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि बताए थे कि आर्य की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता में मतलब वो लोग मिट्टी का सारा घर द्वार वो लोग मिलता था, तभी तो ग्रामीण सभ्यता मिलते हैं। अब ये लोग देखो क्या बनाते थे, ये लोग कच्ची ईंटों और लकड़ी के खंबे के टिके हुए मिट्टी के घर बनाते थे। तो डेफिनेटली जो है ये लोग जब घर बनाएंगे तो उस समय तो कच्चा का ही बनेगा, तभी तो ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी सभ्यता मतलब क्या, पूरा ढलाई वाला घर, पक्का ईंट वाला घर, तो बोलेंगे शहर में रहते हैं। और ग्रामीण सभ्यता मतलब मिट्टी वाला घर। कौन से सही में आई बात? तो इन लोगों के घर कैसे होते थे? कच्ची ईंटों के और लकड़ियों के बने हुआ करते थे। किससे बने होते थे घर? ईंटों और लकड़ियों का। उसके बाद अगला आ रहा राजनीतिक व्यवस्था, तो इसकी क्लास हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो यहां तक समझ में आई बात? चलिए धन्यवाद।